फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को संख्या का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत जो समंक होते हैं, समंकों का संगणना या प्रतिदर्शन किया जाता है, जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत समंकों का संग्रहण करने की रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि समंकों का संग्रहण जो अध्ययन किया जाता है, समंकों संग्रहण वो कितने प्रकार की रीतियों से किया जाता है। प्रमुख रूप से दो प्रकार की रीतियों के बारे में अध्ययन किया था हमने। जो प्रथम रीति थी हमारी समग्र या संगणना रीति, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जान चुके थे। आज हमारी जो समंकों का संग्रहण करने के लिए जो रीति अपनाई जाती है, इसमें हम द्वितीय रीति का अध्ययन करेंगे। तो दूसरी रीति का नाम हमारा क्या है? निर्देशन अनुसंधान रीति, सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड। चैप्टर अध्याय हमारा वही पंचम चल रहा है। हमारा आज के बिंदु का नाम रहेगा, सभी विद्यार्थी नोट कर लेना, हेडिंग डालना सभी विद्यार्थी। जो हमारा आज का बिंदु रहेगा उसका नाम हमारा निर्देशन अनुसंधान रीति। क्या बच्चों? निर्देशन अनुसंधान रीति नाम हमारा। ये हमारा रहेगा समंक संग्रहण की रीतियां, समंक संग्रहण की रीतियां। दो प्रकार की रीति जी। प्रथम रीति हमारी समग्र अनुसंधान और दूसरी जो आज रीति हमारी चलेगी उसका नाम हमारा निदर्शन अनुसंधान रीति। आई मीन सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। जो समंकों का संग्रहण करने की दूसरी विधि हमारी, उस विधि का नाम है सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड विधि, अर्थात निदर्शन अनुसंधान रीति। अब जो निदर्शन अनुसंधान रीति है, इसके बारे में जानने से पहले आप लोग अवगत करा दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। बेल आइकन का जो बटन है उसे अवश्य दबाइएगा। ठीक है, आपके आने वाली जो वैकेंसी है संगणक भर्ती वाले, इसमें आपको ये जो हमारा बिंदु है आज जो चल रहा है काफी इंपोर्टेंट रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए। तो इसी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशन जो विधि होती है, इस विधि में क्या किया जाता है? सामान्य तौर पर जिस प्रकार से हम किन्हीं वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करते हैं, उसके आधार पर रिजल्ट निकाल देते हैं, उसी प्रकार जो निदर्शन अनुसंधान रीति है, इसी के अंदर इसी प्रकार की क्रियाएं की जाती है। तो विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या इसका सार क्या बताया गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है? तो देखिए, प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श अनुसंधान में जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं, तो प्रतिदर्श अनुसंधान में समग्र मतलब संपूर्ण इकाइयां, समग्र की समस्त इकाइयों के अलावा कह सकते हैं, या उसके विपरीत है, इसके अलग रूप से, विपरीत रूप, दूसरे भाग के रूप से केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके समग्र के बारे में, यानी बहुत सारी इकाइयों के बारे में
समग्र का अध्ययन करके समग्र कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके समग्र के बारे में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके बारे में जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, तो समग्र में इसी प्रकार समग्र में इसी प्रकार चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को जिनका हमने चयन किया है वो हमारा प्रतिनिधि बिंदु कहलाएगा। तो चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को, जो हमने इकाइयां चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को प्रतिदर्श न्यायदर्श, जो रिजल्ट निकाला गया है, न्याय निकाला गया, परिणाम निकाला गया है, उससे संबंधित नमूना लिया गया था, ठीक है, या वानगी किसे कहते हैं जानते हो सभी विद्यार्थी? मैं बताऊंगा आपको। वानगी मतलब सैंपल कहने का तात्पर्य है। वानगी तात्पर्य क्या होगा बच्चों? सैंपल कहते हैं। ये इसकी हमारी सामान्य परिभाषा गई। पुनः समझ लेते हैं परिभाषा को, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख लेना। प्रतिदर्श अनुसंधान में समग्र से तात्पर्य है संपूर्ण इकाइयों से संबंधित की समस्त इकाइयों के अलावा, यानी समग्र की जो इकाइयां जैसे 10 इकाइयां हैं, तो 10 इकाइयों के अलावा या उसके एक्स्ट्रा बता रहा है, अलावा कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके, यानी बहुत सारी इकाइयों में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें समग्र में से इस प्रकार चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को, अब जो इसे कितने नाम बताएंगे? नंबर 1 प्रतिदर्श कहते हैं, नंबर 2 न्यायदर्श कहते हैं, नंबर 3 नमूना लेना कहते हैं, नंबर 4 वानगी जिस प्रकार से आपने सुना और देखा होगा, आपके ग्रामीण अंचल के अंतर्गत या शहरी अंचल में आपके माता पिता जब अनाज मंडी के अंदर गेहूं लेने के लिए जाते हैं, तो गेहूं की बहुत सारे ढेर में से एक मुट्ठी जो लेके आते हैं, गेहूं के दाने जो लेके आते हैं एक मुट्ठी, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसे वानगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वानगी कहा जाता है। और जो ये वानगी लेके आते हैं, इस वानगी के आधार पर संपूर्ण गेहूं का जो इकट्ठा ढेर लगा हुआ है, उसके बारे में परिणाम निकाल देते हैं कि सब हमारे गेहूं ये जो रखे हुए हैं, जो इकट्ठा ढेर हो रहा है, वह बिल्कुल सही है। तो वो हमारे कहते हैं वानगी कहना, यानी एक हल्की सी वानगी के आधार पर परिणाम निकालना। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप घर परिवार समुदाय के अंतर्गत आप लोगों के द्वारा जो सब्जी पकाई जाती है, मम्मी के द्वारा सब्जी पकाई जाती है, बहन के द्वारा सब्जी बनाई जाती है, आपके द्वारा सब्जी बनाई जाती है, क्या होता है उसमें? तो सब्जी क्या है, थोड़ी हम सब्जी में से आलू की सब्जी बनाना है तो हर आलू को निकाल चेक करेंगे कि आलू पका नहीं पका, या फिर चावल मान लो चावल बना रहे हैं तो प्रत्येक चावल को हम देखते नहीं है, यानी उन बहुत सारे चावल में से कुछ चावलों का निकाला परिणाम देते हैं पका नहीं पका, और उसी के आधार पर जो रिजल्ट निकाल देते हैं, उस एक चावल या 4 चावल या 4-5 चावलों का अनुमान लगाने के आधार पर संपूर्ण चावलों का जो अध्ययन निकाला जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, यही अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है? हमारा निदर्शन अनुसंधान रीति प्रतिदर्श न्यायदर्श नमूना या वानगी सैंपल कहा जाता है। समझ आ गया सभी को? आगे चलते हैं, इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया क्या होता है नमूना, वानगी, प्रतिदर्श, ये सब इसी के रूप बताए गए हैं। तो देखिए इसमें आगे कि प्रतिदर्श की जिसमें अध्ययन कर रहे हैं हम
प्रतिदर्श की इकाइयां, प्रतिदर्श की इकाइयां, प्रतिदर्श की इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व करना, समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व। जिस प्रकार से बहुत सारे कक्षा में छात्रों में से किसी एक छात्र को मॉनिटर बनाया जाता है, तो उसी मॉनिटर के द्वारा संपूर्ण कक्षा क्या किया जाता है बच्चों, प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है, बहुत से में से एक का चयन करके प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आशा की जाती है, इसलिए यह आशा करते हैं कि निदर्शन अध्ययन के आधार पर, निदर्शन अध्ययन के आधार पर, इसलिए यह कहा जाता है कि निदर्शन अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम, जो परिणाम होंगे, जो परिणाम निकल के आएंगे, प्राप्त परिणाम कैसे होंगे बच्चों, समान प्रकार से होंगे, अर्थात समान होंगे। जो परिणाम निकल कर आ रहा है, हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उस परिणाम, जो परिणाम रिजल्ट निकल के आया है, वह कैसे प्राप्त होंगे, समान रूप से प्राप्त होंगे। अरे विपरीत अलग अलग परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ये परिणाम सही परिणाम एक रूप में, एक सारता के अनुसार हमें प्राप्त होंगे। विस्तार रूप में एक परिभाषा बताई गई है, छोटी सी परिभाषा है, इन सभी का समावेश है, तो लिख लेना सार रूप में। सार रूप में जो हमारा निदर्शन अनुसंधान विधि है, या प्रतिदर्श अनुसंधान विधि है, या बानगी है, न्याय दर्श है, उसको क्या कहा जाएगा, तो वास्तविक रूप से यह कहा जाता है कि वास्तव में प्रतिदर्श जो हमारे प्रतिदर्श लिए जा रहे हैं, वास्तव में प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों, जो समग्र में से कुछ इकाइयों का हमने चयन किया है, उसी इकाइयों के बारे में कहा जा रहा है कि समग्र की कुछ इकाइयों का वह अंश है, अंश से तात्पर्य है भाग या हिस्सा, तो वह अंश होती है, वह उसका भाग होती है, या वह टुकड़ा होती है जो अनुसंधान हेतु चुना जाता है। अंश है जो अनुसंधान हेतु चुना गया है, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वही हमारा प्रतिदर्श कहलाता है, उसी को प्रतिदर्श कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को प्रतिदर्श किसे कहा जाएगा? शायद मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों को। तो ये ऐसी परिभाषा हो गई कि जो सार रूप में क्या कह दिया गया कि वास्तव में देखा जाए, जो आप न्यायदर्श, नमूना या बानगी या प्रतिदर्श ले रहे हो, ये नमूना बानगी प्रतिदर्श कहलाएगा बच्चों। यह समग्र इकाइयों का वह माना जाता है जो अनुसंधान के लिए चुना जाता है, अनुसार उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का चयन किया गया है, उसे न्यायदर्श, प्रतिदर्श, नमूना या बानगी या निदर्शन अनुसंधान रीति अनुसंधान रीति या फिर न्यायदर्श बानगी रीति कहते हैं। समझ आ गया? आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए जो और अन्य विद्वानों ने इसके बारे में स्पष्ट किया, उसको जानने से पहले विद्यार्थी से स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे चर्चा उसके बारे में अध्ययन भी करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने आगे चलते हैं। हरिनाल के अंतर्गत प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, परिभाषा ने
प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है कि जो प्रतिदर्श अनुसंधान रीति है, इसके अंतर्गत जो दूसरी रीति के द्वारा समग्र को एकत्र किया जाता है, तो उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं मतों को हम जानेंगे आगे। अभी रेडी रहना। प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं लिख लेना। विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं। प्रमुख विद्वान जो थे इसके, उन्होंने अपने परिभाषा में क्या व्यक्त की, परिभाषा के माध्यम से क्या समझाया कि निदर्शन अनुसंधान रीति समग्र होता क्या है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो प्रथम हमारे विद्वान रहे उनका नाम है प्रोफेसर स्नेडेकर। क्या बच्चों? प्रोफेसर, चलो यहां डाल के, प्रोफेसर स्नेडेकर के अनुसार, प्रोफेसर स्नेडेकर जो थे इसके अनुसार क्या परिभाषा कही गई है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इन्होंने क्या बताया, क्या तथ्य प्रस्तुत किए। देखिए, प्रतिदर्श जो प्रतिदर्श लिया जा रहा है, जो हिस्सा लिया जा रहा है, तो प्रतिदर्श उस बड़े समूह की, उस बड़े समूह की, प्रतिदर्श उस बड़े समूह की कुछ इकाइयां होती है, कुछ इकाइयां होती है, उस बड़े समूह की कुछ इकाइयां होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो कितनी अच्छी छोटी सी परिभाषा कही है, छोटे से शब्दों में, छोटे से बातों के अंदर हमने पूरी बात को स्पष्ट कर दिया, जिसके लिए कि जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। यानी कम शब्दों में प्रोफेसर जो स्नेडेकर ने छोटे से कम शब्दों के अंतर्गत संपूर्ण जो निदर्शन की परिभाषा थी, प्रतिदर्श के जो स्पष्ट किया था, प्रतिदर्श को अपने कुछ ही शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप लोग देख लेना कि स्नेडेकर ने कहा कि प्रतिदर्श उस बड़े समूह की कुछ इकाइयां होती है जिसके बारे में आप जो अनुसंधान करता है, आपसे तात्पर्य है जो अनुसंधान करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त रखता है। अगली परिभाषा है प्रोफेसर ला या चुन चांग के अनुसार। दूसरी परिभाषा देखिए, प्रोफेसर या, कुछ वो नाम से ऐसा चीनी यात्री होगा, लून चाउ के अनुसार। अब इन्होंने क्या बात बताई, क्या तथ्य कहा प्रतिदर्श के बारे में या फिर न्यायदर्श के बारे में। जब किसी भी विद्वान की परिभाषा लिखी जाएगी, कोई बात कही जाएगी, तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। देखिए, प्रतिदर्श, जो प्रतिदर्श लिया जा रहा है, प्रतिदर्श प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयों का, प्राथमिक प्रतिचयन जिसका चयन किया गया है, इसके प्रतिदर्श के रूप में इसको लिया गया है। तो प्रतिदर्श प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयों का वह समूह है, समझता प्रिय, ग्रुप से लिया गया है, तो वह समूह है जो समग्र का प्रतिनिधि, जो समग्र क्या होता है बच्चों, प्रतिनिधि होता है। इसको बारे में जानकारी हम लिटरेसी ऐसे कह सकते हैं, जो समग्र का प्रतिनिधि सूक्ष्म रूप होता है, प्रतिनिधि सूक्ष्म रूप होता है, छोटा रूप होता है उसका,
सूक्ष्म रूप होता है तथा जिसके आधार पर जिसके आधार पर हम परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं तथा जिसके आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। ये हमारी परिभाषा किसकी थी बच्चों? ला लून चाओ के अनुसार। इन्होंने ये कह दिया जो प्रतिदर्श जो आप लेते हो, यह प्रतिदर्श क्या होता है? यह प्रतिचयन इकाइयों का वह समूह होता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका छोटे से छोटा रूप होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने उदाहरण क्या बताया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। शायद मैं आशा करता हूँ आप सभी को उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया। उदाहरण थोड़ा बड़ा है तो उदाहरण को जानने से पहले हम उसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे अध्ययन करते हैं। हमारे क्या बताया उदाहरण के माध्यम से, क्या समझाया गया है कि प्रतिदर्श से क्या होता है, प्रतिदर्श किसे कहा जाएगा। थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, दूर दूर समझ लिख दिए, बड़े लिख दिए थोड़े, कोई दिक्कत नहीं, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण चल रहा है। विधान के अनुसार जो परिभाषाएं व्यक्त की गई थी, तो परिभाषाओं में प्रतिदर्श का उदाहरण बताया गया। उदाहरण क्या है जानते हैं। लाइन चाऊ ने कहा था उसको हेडिंग डाल लेना हुई प्रतिदर्श का उदाहरण। प्रतिदर्श का उदाहरण कौन सी रीति से? निदर्शन अनुसंधान रीति के अंतर्गत। उदाहरण क्या है? माना किसी महाविद्यालय में कुल 1500 छात्र हैं। कुल कितने छात्र बच्चों? कुल 1500 छात्र हैं। इन छात्रों का मासिक व्यय मतलब एक्सपेंसिव खर्चे कह सकते हैं। मासिक व्यय ज्ञात करना है। हमें इन छात्रों का मासिक व्यय ज्ञात करना है कि 1500 छात्रों का पर मंथली कितना एक्सपेंसेस विद्यार्थी करते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो हमारे पास ये 1500 इकाइयां दी गई है बच्चों, ये इकाइयां क्या हमारे लिए बड़ी है? क्या है बच्चों? बड़ी इकाइयां। और बड़ी इकाइयों का जो अध्ययन सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं या हमें समय अधिक लग जाएगा बड़ी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए, क्या करेगा? तो इसका समाधान करने के लिए एक नई विधि का जन्म दे दिया गया, निदर्शन विधि अर्थात प्रतिदर्श अनुसंधान विधि। तो प्रतिदर्श अनुसंधान विधि के माध्यम से हम कुछ मानों को, कुछ मापों को लेकर हम संपूर्ण के बारे में निष्कर्ष निकालते। तो क्या किया जाएगा बच्चों? इसमें आंसर लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन के रूप में। कुल छात्र संख्या कितनी है बच्चों? 1500 छात्र। इनमें से निम्न छात्रों को, यानी इनमें से छात्रों का अध्ययन किया गया। कितने छात्रों का अध्ययन किया गया? हमने 1500 छात्रों में से लगभग ये मान लेते हैं 150 छात्रों का अध्ययन कर लिया। कितने छात्रों का? 150 छात्रों का हमने अध्ययन कर लिया। अब 150 छात्रों के आधार पर 150 छात्रों के आधार पर हम
150 छात्रों के आधार पर संपूर्ण छात्रों का जो परिणाम ज्ञात किया जाएगा, संपूर्ण छात्रों का परिणाम प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी 150 छात्रों का जो हमने अध्ययन किया है, तो 150 छात्रों के आधार पर टोटल जो 1500 छात्र हैं, 1500 छात्रों का हम मासिक व्यय आराम से ज्ञात करके बता सकते हैं। हिसाब पर 150 छात्र मान लो 100 रुपए भी एक्सपेंसेस करते हैं मासिक, तो इस हिसाब से लगभग एकत्रित करते हैं, लगभग 15,000 रुपए खर्च कर देते हैं। जैसे जब हमने जो ये 150 रुपए जो हमने आंकड़ा लिया है बच्चों, तो 150 हमारा क्या कहलाएगा, तो 150 छात्र हमारे लिए कहलाएंगे बच्चों प्रतिदर्श कहलाएंगे प्रतिदर्श। और इन 150 छात्रों के आधार पर हम संपूर्ण छात्रों का कर देंगे हल निकाल देंगे। तो 150 छात्र जो हमने लिए हैं, ये छात्र हमारी संस्था के लिए या हमारे किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का मासिक व्यय ज्ञात करने के प्रतिदर्श कहलाएंगे। इन्हीं प्रतिदर्शों के आधार पर संपूर्ण 1500 छात्रों के बारे में विस्तार जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो समझ में आ गया कि प्रति अनुसंधान विधि होती क्या है। ठीक है, आगे वाले क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रतिदर्श अनुसंधान विधि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। आज की क्लास में इतना ही। कि हमारा जो महत्व है, थोड़ा महत्व काफी बड़ा है, उसको यदि हम स्टार्ट करते हैं तो लगभग डेढ़ घंटा और जाएगा आगे तक, इसलिए इस क्लास में ड्रॉप करते हैं। आगे बढ़े हम प्रतिदर्श का महत्व। आगे अध्ययन करने से बताने से पहले आपको पूर्व बता दूं, पुनः आपको कह दूं मैं आपको, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा, शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास से। पढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।